तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे टैबलेट, जो कि 5th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। तो टैबलेट में आपके सिलेबस के अंदर अनकोटेड टैबलेट्स हैं। अभी हम सिलेबस को शॉर्ट में देख रहे हैं। अनकोटेड टैबलेट्स हैं, देन कोटेड टैबलेट्स हैं, और लास्ट जो टॉपिक है वो है वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स। ये आपके सिलेबस में है 3 टॉपिक जो हमने पढ़ने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट इन तीनों टॉपिक को पढ़ने से पहले हम टैबलेट की जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि टैबलेट होती क्या है, डेफिनेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड टैबलेट की क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम इन 3 टॉपिक पर आएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, टैबलेट होती क्या है। टैबलेट एक सॉलिड डोसेज फॉर्म है, सॉलिड डोसेज फॉर्म, जो कि डोसेज फॉर्म चैप्टर के अंदर पढ़ा जाता है कि 3 टाइप की डोसेज फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। तो ये सॉलिड डोसेज फॉर्म है और ये यूनिट भी बन सकती हैं, जैसे यूनिट टैबलेट बनती हैं, यूनिट डोसेज फॉर्म के अंदर भी ये आ सकती हैं। तो ये एक तरह की सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो कि कंप्रेस करके बनाई जाती हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म से बनाई जाती हैं, और साथ में ये किसके साथ बनाई जाती हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को एक्सिपिएंट्स के साथ मिक्स करके टैबलेट बनाई जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि टैबलेट इज़ अ सॉलिड डोसेज फॉर्म विच इज़ कंप्रेस्ड एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड विद एक्सिपिएंट्स। तो एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो एपीआई क्या है, एपीआई की फुल फॉर्म देखेंगे पहले, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो एपीआई जो है ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, इसको हम ड्रग भी बोल सकते हैं। ये रॉ ड्रग है जिसके साथ हम एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स को मिक्स करके टैबलेट फॉर्म में बनाते हैं। तो मेन तो क्या है, यही जो है जो थेराप्यूटिक एक्शन करेगी जाकर बॉडी में। इसके अलावा हम जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं एज एन एक्सिपिएंट, वो क्या है, वो सिर्फ हम टैबलेट को सेफ, स्टेबल और प्रिजर्व रखने के लिए, और टैबलेट अच्छी बने, ईजिली बन जाए, मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, उसलिए हम इसमें एक्सिपिएंट्स को ऐड करते हैं टैबलेट की फॉर्मुलेशन के लिए, और टैबलेट बनने के बाद लंबे समय तक स्टेबल रहे, उसके लिए एक्सिपिएंट्स को ऐड करा जाता है। एक्सिपिएंट का बॉडी के अंदर जाके कोई रोल नहीं होता, एक्सिपिएंट सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, अच्छे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो बॉडी में जाके एक्शन करेगा वो सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही एक्शन करेगा। जैसे कि अब एग्जांपल में देखें, ड्रग हम किसे बोलते हैं या एपीआई हम किसे बोलते हैं, पैरासीटामोल, पीसीएम। पैरासीटामोल क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अब पैरासीटामोल हम बॉडी में डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसकी हम टैबलेट बनाकर या कैप्सूल या इंजेक्शन कोई भी डोसेज फॉर्म बनाकर देंगे। तो डोसेज फॉर्म बनाने के अंदर बहुत सारे एक्सिपिएंट्स ऐड करने ज़रूरी हैं, जिससे कि टैबलेट अच्छे से बने, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो पाउडर की, और एडिटिव्स डालेंगे बहुत सारे, जैसे कलरिंग एजेंट डालेंगे ताकि टैबलेट का अच्छा कलर आए, फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे टैबलेट में फ्लेवर आए, इसके अलावा कोटिंग करेंगे कि वो प्रोलॉन्ग रिलीज़ हो। तो बहुत सारी ऐसी एक्सिपिएंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। एक्सिपिएंट के अंदर हम देखेंगे पीसीएम के साथ हम क्या डालेंगे, प्रिजर्वेटिव्स, कि लंबे समय तक जो ड्रग्स हैं वो प्रिजर्व रहे दवाई। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव के अलावा और ग्लाइडेंट्स डालेंगे। इसके अलावा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालेंगे कि जो टैबलेट है वो अच्छे से डिसइंटीग्रेट हो जाए, मतलब टाइम पे डिज़ोल्व हो जाए। ऐसा ना हो कि टैबलेट हमने इतनी हार्ड बना दी कि वो अंदर जाके डिज़ोल्व ही नहीं हो रही। जब तक जीआईटी के अंदर टैबलेट डिज़ोल्व नहीं होगी तब तक वो एक्शन नहीं करेगी। तो डिज़ोल्विंग डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालेंगे। इसके अलावा कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया। तो ये सारे क्या है, ये एक्सिपिएंट्स के अंदर आएंगे जो कि हम ड्रग के साथ एक्सिपिएंट को मिक्स करके टैबलेट बनाएंगे। तो टैबलेट मोस्टली जो है वो कंप्रेशन से बनती है। कंप्रेशन की जो मशीन होती है वो भी हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़नी, बट एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये अपर पंच है, ये लोअर पंच है। तो जो कंप्रेशन होता है इस लोअर पंच के, ये डाई है, ये डाई के अंदर पाउडर आता है होपर से, ये पाउडर आएगा इस डाई के अंदर, और अपर पंच नीचे होगा, लोअर पंच ऊपर होगा, ये दोनों मूव करेंगे और जो ये पाउडर है ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने से टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रैन्यूल्स। तो ये है टैबलेट की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे टैबलेट की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। तो टैबलेट डोसेज फॉर्म हम क्यों बनाते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है इसका कि ये चीपर है, सबसे सस्ती ड्रग होती है, डोसेज फॉर्म होती है टैबलेट। अगर हम इंजेक्शन की बात करें, टॉपिकल डोसेज की बात करें, ऑइंटमेंट, इंजेक्शंस, ये जितने भी डोसेज फॉर्म है डिफरेंट, ये सब टैबलेट से
कॉस्टली आते हैं। तो जो फर्स्ट इसका एडवांटेज है वो है कि ये चीपर होती है, सस्ती होती है। सेकंड एडवांटेज इसका है कि ये ईजिली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ईजिली एडमिनिस्टर, जैसे कि इसको तो सिर्फ स्वेलो करना पड़ता है माउथ से ओरली वाटर के साथ, बट अगर हम बात करें इंजेक्शन की तो इंजेक्शन के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या हॉस्पिटल जाना पड़ता है इंजेक्शन लगवाने। तो ये क्या है, ये इजी एडमिनिस्टर हम घर पे ही कर सकते हैं ओरली, तो ये इजीली हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इसको, बहुत ईजी है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर जो है कंप्रेशन का, ईजिली मैन्युफैक्चर हो सकती है, ईजिली एडमिनिस्टर हो सकती है और प्रोलॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहती है। ये भी इसका एक एडवांटेज है कि प्रोलॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेगी, मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होती टैबलेट। और नेक्स्ट है, तो इसका जो लास्ट एडवांटेज है वो है कि ये हम लार्ज स्केल में इसको बना सकते हैं, तो लार्ज स्केल इसका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो टैबलेट की डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि चिल्ड्रंस और जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनको स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है ड्रग को। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि जो चिल्ड्रंस हो गए, छोटी एज के बच्चे हो गए या बड़ी एज के हो गए, तो उनको टैबलेट को स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है। छोटे बच्चों को हम स्वेलो नहीं करवा सकते, तो ये एक इसका एक डिसएडवांटेज है कि टैबलेट हम ओल्डर पेशेंट्स और चिल्ड्रंस में नहीं दे सकते। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि अनकॉन्शियस पेशेंट भी इसे नहीं दे सकते। अनकॉन्शियस पेशेंट, जो कि पेशेंट बेहोश होते हैं, तो उनको हम नहीं दे सकते। और थर्ड इज़ कि जो इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर भी हम टैबलेट को नहीं दे सकते। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है तो जो टैबलेट है वो डिज़ोल्व होने में, एक्शन स्टार्ट करने में या एक्शन मतलब कि करने में किसी भी डिज़ीज़ का या किसी भी प्रॉब्लम का, तो वो टाइम लेती है। तो जो टैबलेट है वो हम इमरजेंसी कंडीशंस में नहीं दे सकते। तो इमरजेंसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आईवी इंजेक्शन ही काम करता है, तो इमरजेंसी कंडीशन में टैबलेट नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज़ कि अगर वॉमिटिंग का कोई केस है तो वॉमिटिंग केस में भी टैबलेट नहीं दे सकते, क्योंकि ये टैबलेट जो है स्टमक में जाएगा उससे पहले ही वॉमिट हो जाएगी, तो वॉमिट हो जाएगी तो टैबलेट बाहर आ जाएगी, तो टैबलेट एक्शन नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वॉमिटिंग के केस में भी टैबलेट को नहीं दे सकते। और इसके अलावा तो जो वॉमिटिंग के केस में भी हम टैबलेट को नहीं दे सकते। अब इसका लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई ड्रग में से अगर कोई बैड ऑर्डर या बैड टेस्ट आता है तो हम उसको क्या है डायरेक्टली नहीं बना सकते, तो उसकी हमें कोटिंग करनी पड़ती है ताकि उसका बैड जो टेस्ट है, ऑर्डर है, तो उसको हम मतलब ओवरकम करने के लिए उसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए हमें और प्रोसीजर करना पड़ेगा टैबलेट कोटिंग का, तो टैबलेट कोटिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, वो एक्सपेंसिव हो जाएगी टैबलेट। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि जिन ड्रग्स का ऑर्डर या टेस्ट बैड है उसके लिए हमें स्पेशल कोटिंग करनी पड़ती है। कोटिंग करने से क्या होगा, टैबलेट एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये कंप्लीट हो गए हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स, कितने टाइप की टैबलेट्स होती हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है वो 4 बेसिस पे किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टैबलेट फॉर ओरल यूज़। ओरली मतलब जो हम ओरल कैविटी से एडमिनिस्टर करते हैं, जो हम ओरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं टैबलेट, वो फर्स्ट आएगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी टैबलेट्स आएंगी, इसके अंदर आएगी अनकोटेड टैबलेट, देन सेकंड आएगी सस्टेन रिलीज टैबलेट, थर्ड इज एंटेरिक कोटेड टैबलेट, थर्ड इज शुगर कोटेड टैबलेट, फोर्थ इज फिल्म कोटेड टैबलेट, एंड लास्ट चूएबल टैबलेट्स। तो ये टैबलेट्स आएंगी जो हम ओरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं। फर्स्ट इज अनकोटेड टैबलेट, सेकंड इज सस्टेन रिलीज, एंटेरिक कोटेड, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, एंड लास्ट इज चूएबल टैबलेट्स। अब ये हमने डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना, इसका सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है, हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो ओरली कौन सी टैबलेट हो गई जो हम ओरल
एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो हम ओरल एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं ड्रग, उसे हम कहते हैं ओरली एडमिनिस्टर्ड टैबलेट्स। और इन टैबलेट्स के एग्जांपल हैं अनकोटेड टैबलेट, सस्टेन रिलीज, एंटेरिक कोटेड, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, चूएबल। तो इसके सिर्फ हमने नेम्स करने हैं क्लासिफिकेशन में। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे जो है ओरल कैविटी टैबलेट्स, टैबलेट्स फॉर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के लिए हम टैबलेट्स कौन कौन सी लेंगे, जो कि ओरल कैविटी में हम ओरल कैविटी में बक्कल कैविटी में रख सकते हैं टैबलेट को, या फिर सबलिंगुअल रख सकते हैं। सबलिंगुअल मींस टंग के नीचे रख सकते हैं टैबलेट को। तो ऐसी टैबलेट्स जो कि लोकल एक्शन करती हैं, हम थ्रोट इन्फेक्शन के लिए लोजेंजेस यूज़ करते हैं, और लोजेंजेस में जैसे कि विक्स आती है, स्ट्रेप्सिल आती है, कफोसिल्स आती हैं, ये जो भी लोजेंजेस आती हैं जो हम माउथ में रखते हैं, तो ये क्या करती हैं, हमारे थ्रोट इन्फेक्शन या बकल इन्फेक्शन को ठीक करती हैं। तो ये जितनी भी ओरल कैविटी की जो टैबलेट्स हैं ये सिर्फ लोकल एक्शन के लिए होती हैं। तो इसके एग्जांपल हैं, फर्स्ट इज बकल टैबलेट्स, बकल टैबलेट्स, सेकंड इज सबलिंगुअल टैबलेट्स, एंड लास्ट थर्ड इज डेंटल कोन्स। तो ओरल कैविटी में हम बक्कल के अंदर जो रखेंगे, जो चीक्स के अंदर जो हम टैबलेट को रखेंगे वो होगी बक्कल टैबलेट्स। तो बक्कल टैबलेट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे किसी के टंग में या फिर बक्कल के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं, उन अल्सर्स को ठीक करने के लिए हम बक्कल टैबलेट्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसका देखें तो फॉलिक एसिड टैबलेट, जो कि माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट होती है, बक्कल कैविटी के अंदर रखो तो धीरे धीरे डिजॉल्व होती है और अल्सर्स को ठीक करती है। तो फॉलिक एसिड की टैबलेट एज अ बक्कल टैबलेट्स आती हैं। सेकेंड है सबलिंगुअल टैबलेट्स। तो सबलिंगुअल टैबलेट्स के अंदर लोजेंजेस आते हैं, लोजेंजेस, इसका एग्जाम्पल है विक्स हो गया, विक्स तो वैसे बैन हो चुकी है, इसके अलावा स्ट्रेप्सिल्स हो गई, इसके अलावा कफोसिल्स हो गई। तो ये जो भी आएंगी लोजेंजेस ये हैं सबलिंगुअल टैबलेट, जो हम टंग के नीचे रख सकते हैं, चीक्स में रख सकते हैं। ये टैबलेट्स जो भी होंगी ये लोकल एक्शन करती है थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, जो भी मतलब बकल ओरल कैविटी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम ये लोकल एक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सबलिंगुअल का एक और एग्जांपल है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स आती है, एंटी एंजाइनल ड्रग है ये, एंटी एंजाइनल, जो कि क्या है, सीवीएस कार्डियक वेस्कुलर डिजीज़ है एंटी एंजाइनल। तो एंजाइना पेक्टोरिस करके डिजीज़ है, तो उसके लिए जो ड्रग्स आती हैं वो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि लेफ़्ट आर्म में पेन चलता है। जब पेन चलेगा तो ये किसका सिम्टम है कि हार्ट अटैक आने वाला है। तो जब हार्ट अटैक आने वाला होता है तो लेफ़्ट आर्म में पेन चलता है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि जब भी पेन चलना स्टार्ट हो, आपको लगे कि ऐसा कंडीशन होने वाली है हार्ट अटैक वाली, तो आप अपनी अपर वाली पॉकेट के अंदर नाइट्रेट्स की टैबलेट रखें हर टाइम, कि जब भी आपको लगे लेफ़्ट आर्म में पेन चल रहा है तो नाइट्रेट्स को हमेशा टंग के नीचे रख लें। वो माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट्स होती हैं। तो जब भी मतलब कि अपर पॉकेट के अंदर टैबलेट रखने को प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, कि जब भी लेफ्ट आर्म में पेन चलने लगेगा तो उस टैबलेट को टंग के नीचे रख लिया जाता है, जो कि कुछ एक सेकंड्स में वो टैबलेट डिज़ोल्व हो जाती है ओरल कैविटी के अंदर और एब्जॉर्ब भी हो जाती है, और बहुत जल्दी कुछ एक मिनट्स के अंदर ही वो असर करती है और वो हार्ट अटैक आने से बच जाता है। तो ये नाइट्रेट जो है ये एंटी एंजाइनल ड्रग है, जो कि यूज़ होती है एज अ सबलिंगुअल टैबलेट। लास्ट इज डेंटल कोन। डेंटल कोन यूज़ होते हैं एज अ ओरल कैविटी टैबलेट्स। ये एक तरह से कोन होते हैं डेंटल, कोई भी मतलब डेंटल कैरीज या फिर कोई डेंटल डिजीज़ हो जाती है या फिर कोई टीथ निकाला जाता है, तो एज अ पेन किलर हम डेंटल कोन यूज़ करते हैं कि पेन ना हो। किसी की टीथ की सर्जरी हुई है तो टीथ निकाला जाता है, तो उसकी जगह कोन डाला जाता है, जो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज़ करता है। ड्रग रिलीज़ होगी तो पेन नहीं होगा, या फिर सर्जरी के बाद उसको स्टिचेस को हील करने के लिए, ताकि स्टिचेस जल्दी से ठीक हो जाएं टीथ के। तो जब भी कोई ऐसा सर्जरी होती है तो डेंटल कोन को यूज़ किया जाता है एज अ बकल, एज अ ओरल कैविटी। तो ये भी है जो कि डेंटल की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके अंदर हम डेंटल कोन्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ओरल कैविटी के लिए। थर्ड क्लासिफिकेशन इज़ कि ओरल के अलावा जो भी अदर रूट्स हैं जहाँ पे हम टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, वो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अदर रूट्स, तो फर्स्ट है इसमें इम्प्लांटेशन एंड सेकेंड इज वेजाइनल
टैबलेट्स। इम्प्लांटेशंस जो हैं ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि स्किन के अंदर लगाई जाती हैं, स्किन के अंदर इंसर्ट करी जाती है माइनर सर्जरी से। तो ये टैबलेट्स प्रोलॉन्ग यूज़ देती हैं, जैसे कि मतलब 1 मंथ तक ये रिलीज़ होती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी करके 1 मंथ तक ये एक्शन देंगी लगातार। फिर जब एक्शन इसका ख़त्म हो जाए तो फिर उस टैबलेट की जो भी डिवाइस होगी उसको हम माइनर सर्जरी करके बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जो टैबलेट है ये या तो विद और विदाउट डिवाइस के हम इसको इंसर्ट करते हैं अंडर स्किन। तो ये प्रोलॉन्ग रिलीज़ के लिए होती है, जैसे कि 1 मंथ या फिर 1 ईयर तक। जैसे कि आपने सुना भी होगा, बहुत कॉमन है कि इंसुलिन के पैच आते हैं जो कि स्किन के अंदर सर्जरी करके स्किन के अंदर कहीं पर भी उसको इंसर्ट कर दिया जाता है माइनर सर्जरी से, और वो 1 ईयर तक इंसुलिन रिलीज़ होता है। तो 1 ईयर तक क्या होगा, पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन या टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 ईयर तक वो इंसर्ट किया जाता है इम्प्लांट, तो उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन टैबलेट्स। तो इम्प्लांट जब करते हैं तो ये क्या कहाँ पे करते हैं, स्किन के अंदर। स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाएगा विद माइनर सर्जरी। तो या तो इस टैबलेट को डायरेक्टली इंसर्ट किया जाएगा, उस डायरेक्ट के सर्जरी के अंदर क्या होगा कि हमें माइनर सर्जरी जो करनी है वो 1 टाइम करनी है, सिर्फ इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट करने के बाद वो टैबलेट अपने आप रिलीज़ होती रहेगी ड्रग, और वो जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके लिए हम दोबारा सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। और जब हम बात करें डिवाइस की, अगर हम इस टैबलेट को किसी डिवाइस के अंदर पैक करके इंसर्ट करते हैं तो हमें 2 बार सर्जरी करनी पड़ती है, इंसर्ट करने के लिए भी, और जब टैबलेट पूरी ख़त्म हो जाती है, पूरी रिलीज़ हो जाती है, उसके बाद उस डिवाइस को बाहर निकालने के लिए भी हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये है इम्प्लांटेशन टैबलेट्स। सेकेंड इज़ वेजाइनल टैबलेट्स। वेजाइनल टैबलेट जो है वेजाइनल कैविटी के अंदर इंसर्ट करी जाती है। तो ये कोई भी लोकल एक्शन के लिए हो सकती है, जैसे कोई भी यूटीआई इन्फेक्शन हो गया या फिर वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो ये लोकल एक्शन के लिए जो प्रोलॉन्ग रिलीज़ के लिए भी बनाई जाती है और लोकल एक्शन के लिए भी बनाई जाती है वेजाइनल टैबलेट्स। तो ये वेजाइनल कैविटी के अंदर इंसर्ट करी जाती हैं। तो ये आपकी कंप्लीट होती हैं 3 क्लासिफिकेशन। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है, लास्ट 4th क्लासिफिकेशन है टैबलेट्स बनाई जाती हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। टैबलेट्स बनाई जाती हैं कुछ एक टैबलेट जो कि हम बाद में सॉल्यूशन बना के उनका यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं, फर्स्ट इज़ एफरवेसेंट टैबलेट्स, एफरवेसेंट टैबलेट्स। सेकेंड इज़ डिस्पेंसिंग टैबलेट्स एंड थर्ड इज़ हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। ये 3 टाइप की ऐसी टैबलेट्स हैं जो कि डिस्पेंस करते हैं हम, ताकि इसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको यूज़ किया जाए। तो फर्स्ट इज़ एफरवेसेंट टैबलेट्स। एफरवेसेंट टैबलेट्स का हम एग्जांपल लेते हैं इनो। इनो वैसे तो पाउडर फॉर्म में आता है, बट इसको एज अ एफरवेसेंट टैबलेट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ग्रैन्यूल्स ही हैं, इसको हम पंच करके टैबलेट भी बना सकते हैं। तो ये जो एफरवेसेंट टैबलेट होंगी ये किस लिए यूज़ होती हैं कि हम इनके अंदर जब भी वाटर डालेंगे तो ये क्या रिलीज़ करती हैं, CO2 रिलीज़ करती हैं। जब भी हम इनको वाटर में मिक्स करेंगे इन टैबलेट्स को, ये एफरवेसेंट टैबलेट्स क्या करेंगे, CO2 रिलीज़ करेंगे और ये सॉल्यूशन बन जाएगा, और इस सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली ओरली ले लेंगे। तो ये जो टैबलेट्स होती हैं ये हम ऐसे ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, ऐसे इसके अंदर एफरवेसेंट प्रोडक्ट्स डालते हैं जिससे कि ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, CO2 रिलीज़ करती है। सेकेंड इज़ डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन भी ऐसी टैबलेट है जो कि क्या करती है, वाटर के अंदर डालते ही पूरी की पूरी डिज़ोल्व हो जाती है और CO2 रिलीज़ करती है और सॉल्यूशन बन जाता है, और ये हम ओरली ले लेते हैं, एडमिनिस्टर कर लेते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल इज़ डिस्प्रिन, और थर्ड इज़ हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। हाइपोडर्मिक टैबलेट जो होती हैं ये मतलब ये वो वाली टैबलेट्स होती हैं जो कि हम एज अ इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ऐसी टैबलेट जो कि हम हमेशा वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर ही मिक्स करेंगे और एज अ पेरेंट्रल सॉल्यूशन बनाकर इसका इंजेक्शन के थ्रू किसी भी रूट से हम इंजेक्शन दे सकते हैं, IM या IV रूट से। तो जो हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होंगी ये टैबलेट्स को हमेशा वाटर फॉर इंजेक्शन में मिक्स करा जाएगा। WFI मीन्स वाटर फॉर इंजेक्शन। इसको वाटर फॉर इंजेक्शन में मिक्स करके इसको अच्छे से शेक करके सॉल्यूशन बनाया जाएगा, फिर सिरिंज में फिल किया जाएगा और फिर इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये 3 टाइप की टैबलेट्स आती हैं जो कि हम सॉल्यूशन में बनाकर इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है टैबलेट्स का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं टैबलेट्स का, फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट।
तो फॉर्मुलेशन जो है ये दो टाइप से हो सकता है, डायरेक्ट कंप्रेशन या फिर ग्रैन्युलेशन। फर्स्ट मेथड इज वेट ग्रैन्युलेशन, सेकंड मेथड इज ड्राई ग्रैन्युलेशन एंड थर्ड मेथड इज डायरेक्ट कंप्रेशन। ये 3 टाइप के मेथड है टैबलेट फॉर्मुलेशन करने के। डायरेक्ट कंप्रेशन तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है कि डायरेक्ट हमने एपीआई लिया, एक्टिव इंग्रेडिएंट लिया और एक्सिपिएंट मिक्स करे, इसकी ट्राचुरेशन करा, मिक्सिंग करी और हमें डायरेक्ट इसको पंचिंग मशीन में रख के डायरेक्टली कंप्रेस कर दिया, तो वो होती है डायरेक्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट आती है बात ग्रैन्युलेशन की। 2 टाइप से हम ग्रैन्युलेशन कर सकते हैं, वेट और ड्राई। ड्राई मीन्स कि हमने डायरेक्ट पाउडर लिया, पाउडर में हमने डायरेक्ट वाटर मिक्स करा थोड़ा बहुत और उसका कंप्रेशन कर दिया ग्रैन्युलेशन बनाकर। अब बात आती है वेट ग्रैन्युलेशन की। वेट ग्रैन्युलेशन के अंदर हम ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड डालते हैं और उसकी अच्छे से स्लरी बनाते हैं। स्लरी बनाने के बाद हम इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसका सीविंग करते हैं, जो एक साइज़ के सारे ग्रैन्यूल्स को हम साइड कर लेते हैं और उसको सेलेक्ट करके हम उसकी पंचिंग करते हैं जब वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स जैसे कि ये पाउडर लिया हमने एपीआई, कोई भी हमने XYZ पाउडर लिया, PCM लिया, मान लो पैरासीटामोल, ये हमने पाउडर लिया पैरासीटामोल का। अब हम इस पैरासीटामोल के पाउडर के अंदर एक्सिपिएंट्स डालेंगे या फिर वाटर डालेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें डालेंगे ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए। तो उसके बाद हम इसकी सीविंग करेंगे और मिक्सिंग करेंगे और फिर बाद में इसको ग्रैन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये ग्रैन्यूल्स बन गए बड़े साइज़ के। ये ग्रैन्यूल्स की बाद में हम क्या करेंगे? पंचिंग करेंगे बाय कंप्रेशन मशीन। पंचिंग करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, उसके बाद ये जो ग्रैन्यूल्स है टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इस पाउडर का डायरेक्ट कंप्रेशन करके भी टैबलेट बना सकते हो, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन। और एक ग्रैन्युलेशन बनाने के बाद भी हम इसकी टैबलेट बना सकते हैं बाय कंप्रेशन मेथड। तो ये अलग अलग मेथड है टैबलेट बनाने के, डायरेक्ट कंप्रेशन, वेट ग्रैन्युलेशन, ड्राई ग्रैन्युलेशन। तो अब हमने इस मेथड्स को या इस फॉर्मुलेशन के मेथड्स को हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के मेथड है और इन मेथड में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आपके जब जो सिलेबस की बात करें, आपका जो मेन सिलेबस है वो अब स्टार्ट होता है, बट उस मेन सिलेबस के स्टार्ट होने से पहले आपको पता होना चाहिए था कि टैबलेट क्या होती है और ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं, कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनकोटेड टैबलेट। तो अनकोटेड टैबलेट क्या होती है? अनकोटेड टैबलेट की हमने डायरेक्टली क्या किया, ग्रैन्यूल्स को टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये तो हो गई अनकोटेड टैबलेट। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि अनकोटेड टैबलेट वो टैबलेट होती हैं जो कि क्या होती हैं, सिंगल लेयर टैबलेट होती हैं, जो कि हम डायरेक्टली ग्रैन्यूल्स को पंच करते हैं या कंप्रेशन करके उसकी सिंगल लेयर टैबलेट बनाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि सिंगल लेयर टैबलेट जो होगी उसे हम क्या बोलते हैं, अनकोटेड टैबलेट। ठीक है, तो ये हम क्यों बनाते हैं? सिंपल टैबलेट हम अनकोटेड ही बनाते हैं ज़्यादातर। तो सिंगल कोटेड टैबलेट से हम कोटिंग पे क्यों जाते हैं, हम कोटिंग क्यों करते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हैं जो हम कोटिंग के अंदर पढ़ेंगे। बट अनकोटेड के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है जिसकी वजह से हमने कोटिंग चूज़ करा। अनकोटिंग के डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर हम इस टैबलेट की कोटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये टैबलेट बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, ईज़िली ब्रेक हो सकती है, ईज़िली टूट सकती है, मतलब नॉर्मल हैंडलिंग पे ही टूट जाएगी, तो फिर ये लंबे समय तक सेफ़ नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज़ कि ये अनस्टेबल है, ये टैबलेट अनस्टेबल है, ये कुछ एक ही दिनों में ख़राब हो सकती है एटमॉस्फेरिक रिएक्शन से, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, तो ये किसी भी चीज़ से ख़राब हो सकती है। और तीसरा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती हैं। ये क्या है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, पैकेजिंग मटेरियल के, दूसरा एटमॉस्फेयर के। तो एटमॉस्फेयर की वजह से ख़राब हो सकती है, टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज की वजह से ख़राब हो सकती है, हैंडलिंग में ये टूट सकती है, तो ये जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है। इसका जो डिसइंटीग्रेटिंग टाइम है वो कुछ एक मिनट्स का, ये 15 मिनट्स में पूरी टैबलेट डिज़ोल्व हो जाएगी, जिसकी वजह से ये थोड़े समय का ही एक्शन करेगी और थोड़े समय में ही डिज़ोल्व होकर एक्शन करके और एक्सक्रीट हो सकती है बॉडी से। तो इसका जो एक्शन भी
थोड़े टाइम के लिए ही आएगा। तो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हमने जो टैबलेट है वो कोटिंग करनी स्टार्ट करी, ताकि वो लंबे समय तक जो सेफ रहे, स्टेबल रहे, टूटे ना। तो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस की वजह से हमने कोटिंग करना स्टार्ट किया, वो हम कोटिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कोटेड टैबलेट्स। तो कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं कि जो सिंगल लेयर की टैबलेट हमने बनाई ग्रैन्यूल से, ये हमने ग्रैन्यूल्स लिए, इसका हमने कंप्रेशन करके इसको सिंगल लेयर टैबलेट बनाया। उसके बाद हमने इसकी कोटिंग करी मल्टी लेयर से, 2 और 2 से ज़्यादा लेयर्स हमने, कितनी भी जितनी हमें नीड है हमने 2 से ज़्यादा लेयर्स ली इसकी और इसकी कोटिंग करी। कोटिंग हम किससे करते हैं? अलग अलग चीज़ों से करते हैं। हम शुगर कोटिंग भी कर सकते हैं, शुगर कोटिंग कर सकते हैं हम, इसमें सुक्रोज का लिक्विड बना के हम इसके ऊपर सुक्रोज लगा सकते हैं, जिससे इसको बोलेंगे शुगर कोटिंग। बट शुगर कोटिंग का डिसएडवांटेज ये है कि हम इसमें डायबिटिक पेशेंट को शुगर कोटिंग नहीं दे सकते, या फिर अगर हम लंबे समय तक किसी पेशेंट को शुगर कोटेड टैबलेट्स खिलाए जा रहे हैं तो उसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। और शुगर कोटेड के अलावा है एंटेरिक कोटेड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फिल्म लगाएंगे पॉलीमर की। तो इसमें हम पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं एज अ कोटिंग मटेरियल। इसके अलावा हम बात करें सस्टेन रिलीज़ की, तो इसमें हम मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स यूज़ करेंगे कोटिंग करने के लिए, मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कि चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से हम कोटिंग कर सकते हैं। और शुगर कोटिंग में हम सुक्रोज लेते हैं, पॉलीमर में हम पीवीपी पॉलीमर लेते हैं, पीएचएमसी पॉलीमर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पॉलीमर्स हैं, शुगर्स हैं, जिसकी वजह से हम कोटिंग कर सकते हैं। तो कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी टैबलेट जो कि हम 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स की कोटिंग करके उसको बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोटेड टैबलेट्स। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है, और आपको समझ में आ गया होगा कि कोटिंग कैसे होती है और क्या होती है और किस चीज़ों से कोटिंग करी जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, कि कोटेड टैबलेट की क्या एडवांटेजेस हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि मतलब ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हमने कोटिंग करनी स्टार्ट करी। तो इसके रीज़न्स पढ़ेंगे हम कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम कोटिंग करते हैं या कोटिंग ज़रूरी है टैबलेट्स के लिए। तो फर्स्ट रीज़न है कि ये केमिकली और फिज़िकली स्टेबल रहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सही रहती हैं, केमिकली और फिज़िकली सेफ़ रहती हैं ये ड्रग्स जब हम कोटिंग कर देते हैं तो उसके बाद। सेकंड इज़ कि अगर कोई ड्रग का टेस्ट या फिर ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा बैड है तो उसको हम क्या है कोटिंग करके सही कर सकते हैं। बिटर टेस्ट की या बैड टेस्ट की जो ड्रग्स हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं कोटिंग करके। मतलब कोई ड्रग है जिसका टेस्ट बहुत ही मतलब बिटर टेस्ट की है, जिसको डायरेक्टली स्वेलो करने के बाद क्या हो जाता है, बहुत देर तक जो माउथ में उसकी मतलब अजीब सा फील होता रहता है उसको स्वेलो करने के बाद, टेस्ट बड्स ख़राब हो जाते हैं काफ़ी देर तक के लिए, तो कोई भी टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ का। तो उस केस के अंदर जो हम हैं टेस्ट को और ऑर्डर को ओवरकम करने के लिए हम इन बिटर टेस्ट की ड्रग्स को क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं शुगर से या फिर किसी भी पॉलीमर से। नेक्स्ट इज़ टू इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ ड्रग, टू इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ ड्रग, मतलब हम ड्रग की अपीयरेंस को इम्प्रूव और एलिगेंट दिखाने के लिए, एलिगेंट दिखे, टैबलेट स्मूथ और शाइनी दिखे, सुंदर दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स आते हैं जो प्लास्टिक जैसे होते हैं और हमारे लिए सेफ़ होते हैं अगर हम उसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एक पॉलीमर्स हैं जो कि स्मूथ और शाइनी दिखते हैं टैबलेट कोटिंग करने के बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे उन पॉलीमर्स की जिससे कि जो टैबलेट है वो एलिगेंट दिखे, अच्छी दिखे। तो उसके अपीयरेंस को अच्छा दिखाने के लिए भी हम कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है सस्टेन एक्शन, अगर हमने टैबलेट का कोई सस्टेन्ड एक्शन देना है, लंबे समय तक टैबलेट असर करे, तो हम उसकी इतनी ज़्यादा कोटिंग कर देते हैं, मल्टी लेयर कोटिंग कर देते हैं, 2 से 3 कोटिंग करेंगे जिससे कि वो जो ड्रग है वो लंबे समय तक रिलीज़ होती रहे, उसका जो एक्शन है वो 10 से 12 घंटे तक एक्शन दे अपना। तो ये सस्टेन्ड और एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स बनाते हैं हम प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए।
ताकि ड्रग का जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, लंबे समय तक एक्शन करे ड्रग। तो ये कुछ एक एडवांटेजेस हैं या कुछ एक रीजंस है जिसकी वजह से हम ये एंटारिक कोटिंग करते हैं टैबलेट की। और लास्ट है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम कोटिंग करते हैं तो टैबलेट जो है लंबे समय तक स्टेबल रहती है, लंबे समय तक सही और सेफ रहती है। जैसे कि अगर मान लो टेम्परेचर चेंज हो रहा है या ह्यूमिडिटी हो रही है या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो जो टैबलेट्स हैं वो ख़राब नहीं होंगी अगर उस पर कोटिंग करी हुई है। तो अगर अनकोटेड टैबलेट्स पड़ी हैं काफ़ी लंबे समय से स्टोरेज में, तो वो क्या है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से या फिर मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेयर में ख़राब हो सकती हैं। तो बट कोटिंग करने के बाद लंबे समय तक स्टेबल रहती हैं। तो ये कुछ एक रीजंस हैं जिसकी वजह से कोटिंग करी जाती है। तो इसके साथ हमारा कोटेड और अनकोटेड टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक है जो आपका वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स, अब वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक इज वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स। वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स में है 4 टाइप की टैबलेट्स आएंगी इसमें। फर्स्ट इज sustained release tablet, second is extended release tablet, third is fast dissolving tablet, and last fourth is multi-layered टैबलेट। तो वेरियस मॉडिफाइड जो टैबलेट्स हैं इसके अंदर आएंगी, फर्स्ट इज सस्टेन्ड रिलीज, सेकंड इज एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, थर्ड इज फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट एंड फोर्थ इज मल्टी लेयर्ड टैबलेट। तो हम इन चारों टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सस्टेन रिलीज, क्या होता है, जो कि हम कोटिंग करते हैं, 2 से 3 लेयर्स की कोटिंग करेंगे जिससे जो टैबलेट का एक्शन है वो लंबे समय तक चला जाए। जैसे कि जो ड्रग हमारी अनकोटेड ड्रग है वो कुछ एक 1 to 2 आवर्स तक ही एक्शन कर रही है, 2 आवर्स के बाद वो ड्रग रिलीज़ हो जाएगी, पूरी की पूरी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो अब हमें एक्शन चाहिए कि वो 10 से 12 घंटे तक असर करे, मतलब जो एक्शन है ड्रग का वो 10 to 12 आवर्स तक एक्शन करे ड्रग। क्यों? क्योंकि लिए अगर 2 आवर्स में एक्शन ख़त्म हो रहा है, मान लो कोई पेन किलर है या फिर डायबिटिक ड्रग ले लें, एंटी डायबिटिक, तो एंटी डायबिटिक ड्रग जो है अगर हम कोई इंसुलिन वाली कोई इंसुलिन को रिलीज़ करवाने के लिए पैनक्रिया से कोई ऐसी ड्रग दे रहे हैं तो 2 घंटों में एक्शन ख़त्म हो रहा है, तो क्या होगा, 2 आवर्स के बाद वो कहाँ चली जाएगी, फिर से वही कंडीशन आ जाएगी कि इंसुलिन बिल्कुल रिलीज़ नहीं हो रहा, तो क्या होगा, शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। इस केस के अंदर पेशेंट को हर 2 आवर्स के बाद टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाता है, पेशेंट कंप्लाइंस को कम करता है, पेशेंट को इजी फील नहीं होता, बार बार टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं जिसकी वजह से टैबलेट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। और तो ये क्या है, ये एक तरह से पेशेंट कंप्लाइंस के अगेंस्ट है। तो इस कंडीशन के अंदर हम टैबलेट की कोटिंग कर देते हैं जिससे कि क्या होगा, वही सेम टैबलेट हम दे रहे हैं जो हम 2 आवर्स के एक्शन के लिए दे रहे थे, वही सेम टैबलेट हम देंगे कोटिंग करके, जिसका एक्शन जो है वो 2 आवर्स से कम ज़्यादा होकर 10 आवर्स तक असर करेगी। अगर वो ड्रग 10 आवर्स तक एक्शन कर रही है लगातार, तो पेशेंट को बार बार टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी और टैबलेट की कॉस्ट कम हो जाएगी, पेशेंट कंप्लाइंस इंप्रूव हो जाएगा। तो इसी वजह से हम टैबलेट की कोटिंग करते हैं और उसको नॉर्मल टैबलेट से सस्टेन रिलीज टैबलेट बनाते हैं। तो अब हम 1 by 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। तो सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल टैबलेट है, ठीक, तो ये सिंगल लेयर टैबलेट है, ये एक्शन कर रही है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है 15 मिनट्स। ऑनसेट मीन्स कि ये 15 मिनट्स के अंदर डिसइंटीग्रेट भी हो जाएगी और डिसॉल्व भी हो जाएगी और एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये 2 चीज़ों का बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओह सॉरी, इस जगह पे आएगा एक्शन। तो फर्स्ट है ऑनसेट ऑफ एक्शन, सेकंड इज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑनसेट का मीन्स कि 15 मिनट्स के अंदर अंदर ही एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा ड्रग का, मतलब कि फर्स्ट क्या होगा, 1% रिलीज़, 2%, 3% रिलीज़, ऐसे करके उसका रिलीज़ बढ़ता जाएगा। अब 100% रिलीज़ तो नहीं हो सकता, ड्रग का रिलीज़ होगा बट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बायोअवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो हमने क्या देखना है, हमने उसका ड्यूरेशन देखना है। ड्यूरेशन मीन्स कितने आवर्स तक वो ड्रग रिलीज़ हो रही है। 2 आवर्स तक वो ड्रग रिलीज़ हुई,
ड्रग जो है टैबलेट से रिलीज हुई, बाहर आई और पूरी बॉडी में थेरापेटिक एक्शन करेगी। थेरापेटिक एक्शन मींस कि वो सिस्टमिक रिलीज हो जाएगा। सिस्टमिक मींस कि ब्लड में चली जाएगी सारी टैबलेट। वो ब्लड में जाने के बाद अपना एक्शन स्टार्ट करेगी। तो 2 आवर्स के अंदर अंदर क्या होगा, वो सारा अपना रिलीज हो जाएगा। ड्रग का जो भी कंटेंट है ड्रग का पूरा रिलीज होने के बाद वो कितना एक्शन कर रही है वो इस ड्यूरेशन और ऑनसेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने 100% ड्रग दी, 100% मीन्स कि हमने 100 mg ड्रग दी, ठीक। 100 mg के अंदर 80 mg जो है वो ब्लड में गई, 20 mg ब्लड के अंदर एंटर ही नहीं हो पाई, कुछ एक लिपिड्स के साथ बाइंड हो गई, कुछ एक कहीं भी बाइंड हो गई किसी भी प्रोटीन के साथ। 20 mg ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच पाई, ब्लड तक पहुंच पाई। तो 80 mg के अंदर से क्या होगा, ब्लड में पहुंचने के बाद 70 mg ही ऐसी ड्रग है जो एक्शन कर पाएगी, डिजीज़ को ठीक कर पाएगी या कोई भी इफ़ेक्ट कर पाएगी थेरापेटिक। तो अब क्या हुआ, हमने दी कितनी थी 100, एक्शन कितना कर पाई 70। तो ये जो बीच का प्रोसेस है ये सारा डिपेंड करता है ड्यूरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ड्रग का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, ड्यूरेशन अच्छा है, तो ही उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा आएगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना पहुँच पा रही है वो एक्शन अच्छा आएगा। तो ऑनसेट का मतलब कि एक्शन स्टार्ट होना, ड्यूरेशन का मतलब कितना ड्यूरेशन है उस एक्शन का। तो 2 आवर्स तक ड्यूरेशन है, तो 2 आवर्स में वो कुछ एक 60 या 50% ही असर करेगी, एक्शन करेगी। पूरा एक्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि टाइम कम है, ड्रग का कंटेंट ड्यूरेशन कम है, मतलब ड्रग का जो एक्शन का ड्यूरेशन है वो कम है, 2 आवर्स ही है। 2 आवर्स के अंदर अंदर ड्रग एक्शन करेगी। 2 आवर्स के बाद वो ड्रग पूरी की पूरी एक्सक्रीट हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिन, स्वेटिंग, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो एक्सक्रीशन होने के बाद वो ड्रग दोबारा लेनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्टेन रिलीज एक्शन करते हैं। सस्टेन मीन्स कि ये जो सिंगल ड्रग है जिसका ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे, इसकी कोटिंग करेंगे पॉलीमर से, इसकी 2 या 3 कोट बना देंगे इसके पॉलीमर्स के। ये कोटिंग करने के बाद क्या होगी, ये जो 2 आवर्स का एक्शन है ये इंक्रीज हो जाएगा 10 to 12 आवर्स तक। मतलब ये जो ड्रग का एक्शन आ रहा था 2 आवर्स, ये 10 to 12 आवर्स तक ये ड्रग एक्शन करेगी ब्लड के अंदर जाकर, ब्लड के अंदर रिलीज होगी, धीरे धीरे रिलीज होगी। जैसे ये एकदम से 100 से 80% डिजोल्व हो गई और 70 mg एक्शन कर गई, ऐसा नहीं होगा। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हमने 100 mg दिया, 100 mg में से ये थोड़ा थोड़ा रिलीज होगी, 10 mg, थोड़ी देर बाद फिर 10 mg, थोड़ी देर बाद फिर 10 mg, थोड़ी थोड़ी ड्रग रिलीज होगी और थोड़ा थोड़ा एक्शन स्टार्ट करेगी और पूरे 10 से लेकर 12 घंटे तक इसका एक्शन थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लंबे समय तक। तो 10 to 12 आवर्स तक ये एक्शन करेगी सिर्फ और सिर्फ इस कोटिंग की वजह से। तो इसलिए हम इसका एक्शन इंक्रीज करने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज करने के लिए इसकी कोटिंग करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, हमने जो भी API लिया, API के साथ हमने एक्सीपिएंट्स लिए, एक्सीपिएंट्स के साथ हम क्या करेंगे, इसकी कोटिंग करेंगे। किसके साथ, एग्जाम्पल हम कोटिंग मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, PVP और HPMC। ये 2 ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि सस्टेन रिलीज एक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं एज अ कोटिंग मटेरियल। मतलब हम क्या करेंगे, जो टैबलेट हमने ली उसको हमने सस्टेन रिलीज बनाना है कि ये लंबे समय तक एक्शन करे, 10 to 12 आवर्स तक एक्शन करे। तो इसको हम क्या करेंगे, PVP और HPMC का मिक्सचर बनाकर इसको कोटिंग करेंगे जिससे कि ये सस्टेन रिलीज एक्शन करेगी। तो ये HPMC और PVP होता क्या है, ये 2 पॉलीमर्स हैं, ये पॉलीमर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, टैबलेट जो ड्रग है और टैबलेट है उसको क्या करती हैं, उसमें से ड्रग को धीरे धीरे मतलब डिज़ोल्व करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये जाते डिज़ोल्व हो जाएगी बॉडी में और सारी ड्रग रिलीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये ड्रग को थोड़ा थोड़ा, मतलब कि ये थोड़ा थोड़ा जैसे पॉलीमर उतरा अंदर जाकर, ये धीरे धीरे करके पॉलीमर उतरेगा और धीरे धीरे जो ये ड्रग है, ये जो ड्रग है अंदर वाली, ये धीरे धीरे क्या है, ये यहाँ से पॉलीमर टूटा और ये धीरे धीरे ड्रग क्या है, रिलीज होनी स्टार्ट होगी। तो ये लंबे समय तक ये क्या है, कोटिंग लगी रहेगी और लंबे समय तक ये ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इन पॉलीमर्स की वजह से। तो ये कौन से पॉलीमर हैं, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन एंड सेकेंड इज हाइड्रोक्सिल प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। तो ये फर्स्ट पॉलीमर है पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, सेकंड पॉलीमर है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज।
ये दो पॉलीमर हैं जो यूज़ किए जाते हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट बनाने के लिए। और अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। फर्स्ट एडवांटेज है रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग। मतलब जो भी मैंने आपको बताया था कि बार बार डोज नहीं लेनी पड़ेगी पेशेंट को। मतलब कि अगर हम 2 आवर्स के बाद एक्शन ख़त्म हो रहा है ड्रग का, तो ड्रग का एक्शन ख़त्म होते ही हमें क्या होगा, दोबारा पेशेंट को ड्रग देनी पड़ेगी 2 आवर्स के बाद। तो इसको क्या है कि हम पेशेंट को बार बार ड्रग देंगे तो इससे पेशेंट भी परेशान होगा और बार बार क्या है उसका जो डिज़ीज़ है वो उसको परेशान करेगी एक्शन ख़त्म होने के बाद। जैसे कि अब कोई पेन किलर है, तो अगर बात करें तो किसी को सीवियर पेन है, कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई मतलब डिज़ीज़ की वजह से किसी बॉडी पार्ट में एक सीवियर पेन हो रहा है, तो हम उसको टैबलेट देंगे तो 2 आवर्स के बाद उसका एक्शन ख़त्म होगा तो उसका पेन बढ़ेगा एकदम से, वो पेशेंट भी परेशान होगा और डोज़ बार बार देंगे तो भी पेशेंट परेशान होगा। तो उसमें क्या कंडीशन आ जाती है कि ये हम अगर सस्टेन रिलीज ड्रग देते हैं उसको तो लंबे समय तक एक्शन करेगी, लंबे समय तक उसको बार बार टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि जो डोजिंग की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, बार बार ड्रग नहीं लेनी पड़ेगी। सेकेंड इज सेफ्टी ऑफ डोज, डोज की सेफ्टी इम्प्रूव हो जाती है, सही हो जाती है। तो थर्ड है इसका, थर्ड एडवांटेज इज कि इम्प्रूव पेशेंट कंप्लाइंस, पेशेंट कंप्लाइंस इम्प्रूव हो जाता है कि पेशेंट को बार बार ड्रग नहीं लेनी पड़ेगी, एक ही बार ड्रग लेंगे तो लंबा प्रोलॉन्ग एक्शन आएगा। पेशेंट कंप्लाइंस इम्प्रूव्ड। तो ये एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम सस्टेन रिलीज ड्रग बनाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस हैं इसके कि अगर हम प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए ड्रग बनाते हैं सस्टेन रिलीज तो क्या होगा, कोटिंग की वजह से इसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी, हाई कॉस्ट। तो ये एक्सपेंसिव पड़ेगी ड्रग, सस्टेन रिलीज जो ड्रग है एक्सपेंसिव पड़ती है इसकी कोटिंग की वजह से। नेक्स्ट इसके जो डिसएडवांटेज है वो है डोज डंपिंग। डोज डंपिंग मीन्स, डोज डंपिंग ये एक डिसएडवांटेज है या फिर ये एक प्रोसेस कह लो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बॉडी में जाके बहुत ही सीवियर कोई कंडीशन क्रिएट कर सकता है या कोई भी साइड इफ़ेक्ट दे सकता है, कोई सीवियर कंडीशन तक आ सकती है पेशेंट के लिए। जैसे कि एग्जांपल डोज डंपिंग होता क्या है, अगर हमने 100 mg ड्रग दी पेशेंट को, सस्टेन रिलीज एसआर बोलते हैं सस्टेन को, सस्टेन रिलीज को शॉर्ट में एसआर टैबलेट बोलते हैं। तो हमने सस्टेन रिलीज ड्रग दी 100 mg, तो अब ये 100 mg जो है ये पूरा हमने किस लिए दिया, 12 आवर्स के लिए, कि ये धीरे धीरे 10-10, 20-20 mg करके रिलीज़ होगी, एक्शन देगी 12 आवर्स तक। और डोज डंपिंग हम किसे बोलते हैं कि किसी भी रीज़न के कारण टैबलेट टूट गई अंदर जाकर या पूरा का पूरा पॉलीमर हट गया किसी रीज़न की वजह से, या हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन पी लिया जो कि उसके साथ रिएक्ट कर गया पॉलीमर के साथ और वो जो कोटिंग है वो हट गई रिएक्शन की वजह से, और वो क्या होगा, कोटिंग हटते ही क्या होगा, पूरी की पूरी 100 mg 1 आवर में रिलीज़ हो जाएगी। तो जो ड्रग हमने 12 आवर्स के लिए दी थी धीरे धीरे रिलीज़ करने के लिए, वो 1 आवर के अंदर पूरी की पूरी ड्रग रिलीज़ हो जाएगी। तो क्या होगा, इसे हम बोलेंगे डोज डंपिंग। मतलब डोज हमने जो प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए स्लो इंटरवल्स के अंदर डोज रिलीज़ होनी थी वो एकदम से सारी ड्रग रिलीज़ हो गई, तो क्या होगा, कोई भी साइड इफ़ेक्ट आ सकता है पेशेंट को। एकदम से इतनी सारी mg की हाई डोज अगर 1 घंटे में रिलीज़ हो जाती है तो कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो सकता है पेशेंट को, एडवर्स रिएक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा कोई सीवियर कंडीशन भी हो सकती है, लाइक कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं पूरी बॉडी के अंदर। इसके अलावा कोई भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा कोमा भी हो सकता है। एकदम से अगर हम हैवी डोज पेशेंट को एक ज़्यादा एकदम से दे देते हैं तो कोई भी एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, तो इसे बोलते हैं डोज डंपिंग। तो डोज डंपिंग भी एक बड़ा साइड इफेक्ट डिसएडवांटेज है सस्टेन रिलीज ड्रग का। अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की, जो कि है एक्सटेंडेड। सेकेंड टॉपिक है सस्टेन के बाद एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट क्या होती हैं, ये भी एक तरह से सस्टेन रिलीज जैसी होती हैं। इसमें क्या होगा, स्मॉल इंटरवल्स के बाद जो है ड्रग रिलीज होगी, स्मॉल इंटरवल्स के बाद ड्रग रिलीज होगी और इसका जो एक्शन है 10 to 24 आवर्स तक हो सकता है।
हम ऐसी कोटिंग करते हैं जिसमें क्या होगा, स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स के बाद ड्रग रिलीज होगी, जैसे कि 1 आवर के अंदर 1 टाइम ड्रग रिलीज होगी 50 mg, उसके बाद इंटरवल होगा, इंटरवल के बाद जब 1 आवर पूरा होगा, 1 आवर पूरा होने के बाद दूसरा जो 1 आवर होगा उस सेकेंड आवर के अंदर दोबारा 50 mg रिलीज होगी, तो ये सेकेंड डोज होगी। तो ऐसे करके कुछ एक आवर्स या कुछ एक इंटरवल्स के बाद बार बार ड्रग रिलीज होगी, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज। एक्सटेंडेड मीन्स कि हमने उसका एक्शन एक्सटेंड कर दिया लंबे समय तक, 10 to 24 आवर्स तक। तो ये जो हम एक्सटेंडेड रिलीज बनाते हैं, ये हम कुछ एक एक्सीपिएंट्स को यूज़ करके एक्सटेंड करते हैं इसका एक्शन। तो कौन से ऐसे एक्सीपिएंट्स हैं जिसकी वजह से इसका जो एक्शन है वो एक्सटेंड हो जाता है? तो एक्सीपिएंट्स के नेम हैं मिथोसेल और इथोसेल। मिथोसेल और इथोसेल, ये दो ऐसे एक्सीपिएंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके जो कोई भी ड्रग का एक्शन हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इन दो एक्सीपिएंट्स की वजह से जो ड्रग है वो लंबे समय तक इंटरवल्स के साथ साथ रिलीज़ होती हैं और उनका एक्शन 24 आवर्स तक जा सकता है। तो ये है एक्सटेंडेड रिलीज़ टैबलेट। तो एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे। एक्सटेंडेड रिलीज़ के जो एडवांटेजेस हैं वो हैं इम्प्रूव पेशेंट कंप्लाइंस। पेशेंट के कंप्लाइंस इम्प्रूव हो जाते हैं क्योंकि ले बार बार डोज नहीं लेनी पड़ती। सेकंड इज़ कि जो लेस साइड इफ़ेक्ट, सेकंड एडवांटेज है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कम आते हैं। अगर हम बार बार ड्रग लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा आएंगे। तो जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। थर्ड इसका एडवांटेज है रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ डोजिंग। डोजिंग की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, हमें बार बार डोज नहीं लेनी पड़ती। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज है इसका कि इसमें एडवर्स इवेंट्स आ सकते हैं। मतलब कि अगर हम लंबे समय तक कोई भी ड्रग को रिलीज़ करवाएंगे तो उसकी वजह से कोई भी एडवर्स रिएक्शंस हो सकती हैं बॉडी में। नेक्स्ट है, तो ये जो कंडीशन है ये रेयर है, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता। जो एडवर्स इवेंट्स है ये रेयर किसी भी केस में हो सकते हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट डिसएडवांटेज है कि हाई कॉस्ट, मतलब जो हम एक्सटेंड रिलीज़ करवा रहे हैं इसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है बढ़ सकती है, ये टैबलेट एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये कंप्लीट होता है हमारा सेकेंड टॉपिक जो है एक्सटेंडेड रिलीज़ टैबलेट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक जो है फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट्स। फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट्स। फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट को हम माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट भी बोल सकते हैं। माउथ डिज़ोल्विंग टैबलेट भी बोल सकते हैं और फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होती हैं? ये वो टैबलेट्स होती हैं जो कि हम विदाउट वाटर लेते हैं और इसको हम स्वेलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन टैबलेट्स को। ये माउथ के अंदर ही जो है माउथ के अंदर ये जो ड्रग्स हैं ये डिज़ोल्व हो जाती है विद इन 60 सेकेंड्स। मतलब 60 सेकेंड से कम टाइम में ही ये जो ड्रग्स हैं, ये जो टैबलेट्स हैं, ये बिना वाटर के माउथ में ही डिज़ोल्व हो जाएंगी और अपना एक्शन शुरू कर देंगे, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो माउथ के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर हम इसमें वाटर नहीं ले रहे, इसको स्वेलो नहीं कर रहे, तो ये टैबलेट डिज़ोल्व कैसे हो रही है? विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। जो हमारे माउथ में सलाइवा होगा उस सलाइवा से ही ये जो टैबलेट है ये डिज़ोल्व होंगी और सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद ये माउथ बक्कल कैविटी के अंदर जो एब्जॉर्ब होंगी, एब्जॉर्ब होने के बाद ये अपना एक्शन स्टार्ट करेंगी। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं आएगा, इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है बक्कल कैविटी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं सलाइवा के साथ। तो ये जो टैबलेट है ये सलाइवा के हेल्प से डिज़ोल्व होंगी माउथ के अंदर विद इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स के अंदर ये ड्रग डिज़ोल्व हो जाती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट्स। अब हम फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट्स का एडवांटेजेस देखेंगे। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि हमें इस टैबलेट को स्वेलो नहीं करना पड़ता और इसको लेने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो नीड ऑफ वाटर, ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि हमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम कहीं पे भी सीधा मतलब सैशे खोलें और सीधा टैबलेट को ले लें। ठीक है, तो मतलब इसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड इसका एडवांटेज है कि ये चिल्ड्रंस और ओल्डर पर्सन्स, इसके अलावा कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट्स, इसके अलावा कोई भी मेंटल रिटार्डेड पेशेंट और इसके अलावा जो भी वॉमिटिंग वाले पेशेंट्स, इन कंडीशंस के अंदर ये
बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट दे सकते हैं। जो हम नॉर्मल टैबलेट स्वेलो नहीं करवा सकते, अनकॉन्शियस पेशेंट को, जो लोग बेहोश होते हैं उनको हम टैबलेट स्वेलो नहीं करवा सकते, तो उनको माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट माउथ में रख सकते हैं, वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी, उसको स्वेलो करने की ज़रूरत नहीं है। और चिल्ड्रंस और ओल्डर पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि उनको स्वेलो करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम चिल्ड्रंस के अंदर और ओल्डर पर्सनस के अंदर उनको भी ये फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट दे सकते हैं। और मेंटल रिटार्डेड पेशेंट को भी हम एज मतलब कि कैंडी समझकर उनको खिला सकते हैं माउथ डिजॉल्विंग, क्योंकि वो फ्लेवर्ड होती हैं और कलर्ड होती हैं, तो उनका अच्छा फ्लेवर होता है जिसकी वजह से वो माउथ में अच्छा सेंसेशन देती हैं। नेक्स्ट है कि वॉमिटिंग वाले पेशेंट में हम नॉर्मल टैबलेट नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्वेलो करते ही वॉमिटिंग के साथ बाहर आ जाएंगी, बट उनको हम फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट दे सकते हैं ईजिली, क्योंकि वो माउथ में ही डिजॉल्व हो रही हैं, जिसकी और ये हम वॉमिटिंग के अंदर एंटी वॉमिटिंग भी दे सकते हैं, एंटी एमेटिक भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट देते ही जो पेशेंट की वॉमिटिंग भी स्टॉप हो जाती है। तो ये कुछ एक कंडीशंस है जिसके अंदर हम माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट दे सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं हम माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट के, कि इन सब कंडीशंस के अंदर हम माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट दे सकते हैं ईजिली। तो अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, सबसे पहले तो कि हम बैड टेस्ट की जो ड्रग है उसको हम माउथ डिजॉल्विंग नहीं बना सकते, क्योंकि माउथ के अंदर अगर बैड टेस्ट की कोई ड्रग है, बिटर टेस्ट की कोई ड्रग है, वो माउथ में डिजॉल्व हो जाती है, तो पूरा का पूरा टेस्ट का जो सेंसेशन है ख़राब हो सकता है, बहुत कई आवर्स तक या कितने मतलब कि 1 डे तक क्या है माउथ में जो है वो बिटर टेस्ट का रहेगा, और जो भी फूड का टेस्ट है वो नहीं आ पाएगा, तो पूरे डे तक मतलब ऐसे अजीब सा फील होता रहेगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट कंप्लाइंस है वो कम हो जाएगी। तो बैड टेस्ट की जो ड्रग है उनको हम माउथ डिजॉल्विंग नहीं बना सकते, उनको हम फास्ट डिजॉल्विंग नहीं बना सकते। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि ये ड्रग फ्रेजाइल होती हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि हमें इन्हें माउथ में डिज़ोल्व करवाना पड़ता है, तो ये सॉफ्ट होने की वजह से ये बहुत जल्दी टूट सकती हैं, नीचे गिरते ही टूट जाती है। माउथ डिज़ोल्विंग जो ड्रग है, फास्ट डिज़ोल्विंग जो ड्रग्स होती हैं, अगर ये हाथ से गिर जाती है टैबलेट तो ये गिरते ही टूट जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो इसके साथ हमारा ये थर्ड टॉपिक भी ख़त्म होता है फास्ट डिज़ोल्विंग टैबलेट का। तो अब हम लास्ट 4th टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टी लेयर्ड टैबलेट। मल्टी लेयर्ड टैबलेट क्या होती हैं? मल्टी लेयर टैबलेट मीन्स कि वो वाली टैबलेट जो कि हम मल्टी लेयर, आपको नाम से पता लग रहा है, मतलब मल्टी लेयर्स, जो हम 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स की टैबलेट बनाते हैं। ये हमने 1 लेयर बना दी। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि कुछ एक ड्रग्स होती हैं जो आपस में इमिसिबल होती हैं, ये मिक्स नहीं हो सकती आपस में, तो हम इनकी मल्टी लेयर टैबलेट बना देते हैं। ये मिक्स नहीं करेंगे बट इनकी अलग अलग लेयर की पंचिंग कर देंगे हम। पंचिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएंगी? मल्टी लेयर टैबलेट बन जाएंगी। तो ये हमने 2 लेयर आपस में मिक्स नहीं करी बट इनको मल्टी लेयर टैबलेट बना दिया, तो ये मल्टी लेयर टैबलेट बन गई। तो 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स की जो टैबलेट होंगी उनको हम बोलेंगे मल्टी लेयर टैबलेट। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ये जो रेड कलर की ड्रग है, ये XYZ हम मान लो एग्जाम्पल डाइक्लोफिनेक है। ये डाइक्लोफिनेक जो ड्रग है ये मिक्स नहीं होगी PCM के साथ, वैसे मिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि मिक्स नहीं होती, मिक्स होती है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि ये जो डाइक्लोफिनेक है ये PCM के साथ मिक्स नहीं होती, ये इमिसिबल है। पैरासीटामोल और डाइक्लोफिनेक ये आपस में इमिसिबल हैं, तो अगर हमने इन दोनों को एक ही साथ देना है तो हम इनकी मल्टी लेयर टैबलेट बना देंगे। डाइक्लोफिनेक को अलग पंच करेंगे, PCM को अलग पंच करेंगे और इनको आपस में साथ में फिर पंच करेंगे, तो ये मल्टी लेयर टैबलेट बन जाएंगी। इसको हम 3 लेयर में भी बना सकते हैं, 4 लेयर में, 2 लेयर में। तो ये अलग अलग कलर की होती है, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो रेड कलर है नीचे वाला टैबलेट का, ये डाइक्लोफिनेक का है, ऊपर वाला वाइट कलर या ब्लैक कलर जो है वो पैरासीटामोल का है। तो ऐसी मल्टी लेयर टैबलेट हम उनकी बनाते हैं जो कि इमिसिबल होते हैं आपस में। तो ये जो मल्टी लेयर टैबलेट है इसके आइडेंटिफिकेशन इसका कलर से किया जाता है कि डिफरेंट कलर्स की होंगी ये, और इसको कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेड कलर जो है कौन सी ड्रग का है, ब्लैक कलर कौन सी ड्रग का है। तो ये अलग अलग कलर्स की मल्टी लेयर्स बनाई जाती हैं। इसके भी एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इसको बनाने में लंबा प्रोसेस लगता है। जैसे कि इसका डिसएडवांटेज देखें
तो इसको बनाने में, इसको मैन्युफैक्चर करने में मल्टी लेयर को लंबा प्रोसेस लगता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ सकती है और बनाने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग में, और इसकी हाई कॉस्ट भी हो सकती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। हाई कॉस्ट हो सकती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। तो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं मल्टी लेयर टैबलेट्स के। इसके साथ हमारा टैबलेट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।